बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई कंसेप्ट मिस ना हो। क्वेश्चन है जी आपके पास, The following data show the marks in economics and marks in statistics obtained by 10 students। स्टूडेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक। इकोनॉमिक्स में मार्क्स जो हैं वो x हैं, स्टैटिस्टिक्स में जो मार्क्स हैं वो y हैं। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये नंबर 1 है। नंबर 2, अगेन कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय टेकिंग द डेविएशंस ऑफ वेरिएबल x फ्रॉम 50 एंड ऑफ वेरिएबल y फ्रॉम 60। नंबर 3, डू द रिजल्ट इन 1 and 2 एग्री येस और नो। तो ये क्वेश्चन है जी आपके पास, जिसमें आपको x और y दिया हुआ है। तो पहले कह रहा है कि आप इससे कोरिलेशन फाइंड करें। तो इसका मतलब पहले हम x और y को यूज़ करके कोरिलेशन फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि कोरिलेशन के लिए हमें x y का सम चाहिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर का सम चाहिए और वाई स्क्वायर का सम चाहिए। तो ये 3 कॉलम बनेंगे। पहले हम एक्स वाई को यूज करके कोरिलेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। एक्स वाई से क्या मुराद है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्स की पहली वैल्यू वाई की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 78 को 84 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 6 5 5 2। नेक्स्ट 1836। थर्ड वैल्यू आपके पास आ रही है 8 7 3। क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आगे है 1500। नेक्स्ट 5 1 0 0 5 0 8 4 7 7 4 0 3 5 9 6 3 4 4 5 1 8 3 3। नहीं, हमने x की हर वैल्यू को y की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। x का जो सम आ रहा है वो है 648। y का जो सम आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 660। x y का जो सम आपके पास आ रहा है, जो भी हमने फाइंड किया है, वो है 4 5 4 2 2। इसी तरह अब हम x स्क्वायर निकालते हैं। 78 का स्क्वायर 60 84। 36 का स्क्वायर 1296। 96 का स्क्वायर 9216। नेक्स्ट 25 का स्क्वायर 625। नेक्स्ट 5 6 2 5। नेक्स्ट 82 का स्क्वायर 6 7 2 4। नेक्स्ट 8 1 0 0। 62 का स्क्वायर 3 8 4 4। नेक्स्ट 4 2 2 5। नेक्स्ट 1 5 2 1। एक्स की हर वैल्यू का हमने स्केल कर दिया। अब नेक्स्ट है वाई स्केल। तो 84 का स्केल 7 0 5 6। 51 का स्केल 2 6 0 1। नेक्स्ट है 91 का स्केल 8 2 8 1। 60 का स्केल 3 6 0 0। 68 का स्केल 4 6 2 4। नेक्स्ट 62 का स्केल 3 8 4 4। नेक्स्ट 7 3 9 6 3 3 6 4 2 8 0 9। लास्ट में आपके पास आ रहा है 22 0। क्या किया है, y की हर वैल्यू का स्केल कर दिया। x स्केल का सम आपके पास आ रहा है 4 7 2 6 0।
वाई स्केयर का जो सम आपके पास आ रहा है वो है 4 5 7 8 4 5 7 8 4। ये देखिए हमारे पास x का सम आ गया, y का, x y का, x स्केयर का और y स्केयर। r को आपको पता है हम नोट करते हैं कोरिलेशन को r से, और जो कॉमन फार्मूला यूज में करूंगा वो ये है n सम x y माइनस सम x सम y डिवाइडेड बाय n सम x के माइनस सम x का होल स्केयर इनटू n सम y स्केयर माइनस सम y का होल स्केयर। तो इसके ऊपर आ जाएगा ये अंडर रूट। n मीन नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ n वो आपके पास है 10। x y का सम है आपके पास 4 5 4 2 2। x का सम है आपके पास 6 48। x का सम क्या था 6 48 और y का सम है आपके पास 6 6 0 डिवाइडेड बाय n बाई 10। x का सम है 4 7 2 6 0 सम x का होल स्केयर 6 48। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे इसके ऊपर स्केयर डाल देते हैं और यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। हालांकि दोनों में फर्क है, क्या है पहले x का स्केयर है बाद में सम है। तो ये देखें x की हर वैल्यू को हमने स्केयर करके बाद में सम दी है, और यहाँ पे है सम x बाद में स्केयर है, तो वो पहले सम x 6 48 उसके बाद उसके ऊपर स्केयर। n 10 y स्केयर का सम आपके पास 4 5 7 8 4 माइनस सम y का होल स्केयर 6 6 0 का होल स्केयर, और इसके ऊपर है ये अंडर रूट। पहले ऊपर वाले को सिंपलीफाई करते हैं। 10 को मल्टीप्लाई किया 4 5 4 2 से, उसमें से माइनस किया 6 48 मल्टीप्लाई बाय 6 6 0। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1 4 5 3 4 0। अब हम जो है वो नीचे वाले को सिंपलीफाई करते हैं। हाँ जी, अब हम इसको करते हैं सिंपलीफाई। 10 को मल्टीप्लाई किया 4 7 2 6 0 से, उसमें से माइनस किया 6 48 का स्क्वायर। तो ये आ गया कि 5 2 6 9 6। इस तरह इसको सिंपलीफाई किया। 10 को मल्टीप्लाई किया 4 5 7 8 4 से, उसमें से माइनस किया 6 6 0 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया आपके पास 2 2 4 0, और इसके ऊपर आ गया कि अंडर रूट। अब मैं डायरेक्ट इसका अंडर रूट लेके डिवाइड करके लिखूंगा। मल्टीप्लाई बाय 5 2 6 9 6 अंडर रूट आंसर 1 4 5 3 4 0 को डिवाइड किया आंसर से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो चेक कर लें जी। तो ये हमारे पास गलत आ रहा है, ये आ रहा है आंसर 2 6 5 4 0 2 6 5 4 0। अब नीचे वाले को किया तो 5 2 6 9 6 को मल्टीप्लाई किया 2 2 4 0 से, उसका अंडर रूट ले लिया और साथ ही इसको डिवाइड करवा दिया 2 6 5 4 0 को। तो ये आंसर आ रहा है 0.775 0.77525 ले। ये हमने एक्स वाई से कोरिलेशन फाइंड किया है। अब उसका सेकंड पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है अगेन फाइंड कोरिलेशन टेकिंग डेविएशन ऑफ वेरिएबल x फ्रॉम 50। डेविएशन का मतलब होता है कि वेरिएबल में से किसी कांस्टेंट को माइनस करना। तो वो कह रहा है कि आपने डेविएशन लेनी है
x फ्रॉम 50 की x की हर वैल्यू में से आपने 50 को माइनस करना है और y की हर वैल्यू में से 60 को माइनस करना है। तो dx जो है ये आपके पास आएगा x माइनस 50। इसका क्या मतलब है कि x की हर वैल्यू में से 50 को माइनस करना है। और आपको पता है d जो है कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि d जो है ये इक्वल होता है x माइनस a क्या होता है एनी अज्यूम वैल्यू, फर्जी वैल्यू जो x में से हम अज्यूम करते हैं। तो चूंकि ये डेफिनेशन हम x से ले रहे हैं तो इसलिए d के साथ छोटा सा x लिख दिया। तो जब d की हर वैल्यू में से x में 50 को माइनस करना है, देखिए कैसे आएगा। पहली वैल्यू आपके पास x की है 78 में से 50 को माइनस किया तो ये आंसर आ गया 28। नेक्स्ट आपके पास है 36 में से 50 को माइनस किया तो ये आंसर आ गया -14। नेक्स्ट है आपके पास 96, उसमें से माइनस किया 50 तो ये आंसर आ गया 46। तो इस तरह की हमने ये dx का कॉलम कॉमन करना है। आगे आ रहा है -25, 32, 40, 12, 15 और लास्ट पे आ रहा है -11। और उससे कह दी आपने y में से डेविएशन लेनी है 60, मतलब आपके पास अब b जो है वो इक्वल है y माइनस 60। अब इसके साथ छोटा सा y लिख देंगे। अब y की हर वैल्यू में से हमने 60 को माइनस करना है। तो देखिए कि y की पहली वैल्यू क्या है 84 माइनस 60 तो ये आंसर आ गया 24। तो यहाँ पे आएगा dy इज इक्वल टू y माइनस 60। तो पहला आंसर आपके पास आ गया 24। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू y की देखें 51 माइनस 60 तो ये आंसर आ गया -9। तीसरी वैल्यू है 91 माइनस 60 तो ये आंसर आ गया 31। तो इसी तरह से ये हम y का कॉलम कॉमन करेंगे। आगे आ रहा है 0, 8, 2, 26, -2, -7, माइनस का 30। ये हमने dx भी निकाल दिया, dy भी निकाल दिया। अब होगा क्या, जहाँ पे आपको x y नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा dx dy, यहाँ पे आ जाएगा dx का सम, यहाँ पे आ जाएगा dy का सम। तो इसके लिए भी हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे 3 और कौन से देख लेते हैं। इसको कर देते हैं एवरेज। एक तो कॉलम आपके पास बनेगा dx dy। अच्छा, इसको हम जो है वो सेव कर लेते हैं कि r का जो आंसर आया हमारे पास x y से वो है 0.77525। मतलब चला कि इसको रिलीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा dx स्केयर का, और अगला कॉलम बनेगा d स्केयर y। ये क्यों बनेगा, क्योंकि इसका फार्मूला है वो हम लिख लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए कैलकुलेशन करना। अब जो आज का फार्मूला होगा वो होगा m सम dx dy माइनस सम dx सम dy डिवाइडेड बाय m सम d स्क्वायर x माइनस सम dx का होल स्क्वायर एंड सम d स्क्वायर y माइनस सम dy का होल स्क्वायर। हाँ जी, पहला dx dy, d की x की पहली वैल्यू dy की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी।
तो 28 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 672। -14 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 126। 46 को 31 से किया 1426, 8 से होगा तो 0। 25 को 8 से किया तो 200, 32 को किया तो 64, 40 को 26 से किया तो 1040। ये 12 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24, 15 को -7 से किया तो -105, लास्ट पे आ गया ये माइनस माइनस प्लस 143। यहाँ से dx का जो सम आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 148 और dy का जो सम आ रहा है वो 60। dx dy का सम आपके पास आ रहा है 354। नेक्स्ट dx स्केयर सम 28 का स्केयर है वो 784, 14 का स्केयर 196 और आपको पता है स्केयर में माइनस खत्म हो जाता है। 46 का स्केयर 2116, 25 का स्केयर 625 लेकिन माइनस खत्म हो जाएगा। 25 का स्केयर फिर 625, 32 का स्केयर 1024, 40 का स्केयर 1600, 12 का स्केयर 144, 15 का स्केयर 225 और लास्ट पे -11 का स्केयर +21 और इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 7460। नेक्स्ट डी स्केयर बाय 24 का स्केयर 576, -9 का स्केयर +81, 31 का स्केयर 961, 0 का स्केयर 0, 8 का स्केयर 64, 2 का स्केयर 4, 26 का स्केयर 676, 2 का स्केयर फिर 4, 7 का स्केयर 49 और लास्ट पे -13 का स्केयर 169 और ये सम हमारे पास आ रहा है 3542। ले स्टूडेंट ये सारे सम हमारे पास आ गए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। n/10 dx dy का सम 3542, dx का सम 148 और dy का सम 60। n10 dx का सम 7460, सम dx का होल स्केयर वो है आपके पास 148 का होल स्केयर। इसी तरह n10 डी स्केयर y का सम है आपके पास 3542 -60 का होल स्केयर और इसके ऊपर आ गया जी अंडर रूट। तो पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं जी। 10 को मल्टीप्लाई किया 3542 से, उसमें से माइनस कर दिया 148 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आंसर आ गया 26540। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 को मल्टीप्लाई किया 7460 से, उसमें से माइनस किया 148 का स्केयर, तो ये आ गया 52696। अब आगे वाले करते हैं। 10 को मल्टीप्लाई किया 3542 से, उसमें से माइनस किया 60 का स्केयर, तो ये आंसर आ गया 31820 और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 52696 अंडर रूट आंसर 26540। ये आंसर चेक करते हैं इसका जी। तो स्टूडेंट ये गलती हुई है, ये तो सम है 3542 का, तो डी स्केयर वाई का जो सम है ये गलत है हमारे पास। ये हमारे पास सम आ रहा है
2584, लिखने में गलती होगी 2584, यहाँ पे क्या आएगा कि 2584, तो यहाँ पे भी 10 को मल्टीप्लाई किया 2584 से, उसमें से माइनस किया 60 का स्केल, तो ये आ गया 22240। अब इसको जब सारे को सिंप्लीफाई किया 52696 अंडर रूट लिया, डिवाइड करवा दिया 26540 को, तो वही आंसर आ गया कि 0.7752 नहीं, इसको नंबर 2 कह लें। जो पहले हमने फाइंड किया हुआ है उसको आपने नंबर 1 मैंने ये पढ़ा हुआ है, ये ऊपर आएगा, मेरे पास जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने दोबारा लिखा है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको आपने इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको आपने इक्वेशन 2 कहते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आर और आर लिखेंगे। अब लेकिन दोनों में से आंसर आ रहा है सेम, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, दोनों से आंसर आपके पास क्या आ रहा है जी, सेम। 1 and 2 the results are same। तो यही हमें बताना था क्या जी, कि अगर हम एक्स वाई को यूज करें या डी एक्स डी वाई को यूज करें तो आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो पहले हमने एक्स वाई को यूज करके फाइंड किया तो आंसर आया था 0.7752। डी एक्स डी वाई को यूज किया तो भी आंसर ये है। अब ये आंसर सेम क्यों आया है, इसका आंसर ये है कि जो कोरिलेशन होता है ये चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। अब चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, अगर आप वेरिएबल में से किसी कांस्टेंट को माइनस करें या प्लस करें तो उसे कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। जैसे ये लिखें, हमने x में से 50 को माइनस किया है, y में से 60 को माइनस किया है, तो इसलिए जब भी किसी वेरिएबल में से किसी कांस्टेंट को हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो जो कोरिलेशन होता है ये इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, कि किसी भी वेरिएबल में से आप कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोरिलेशन को फर्क नहीं पड़ता। ये कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज है। कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अगला क्वेश्चन जो हमारा स्केल वाला है उसमें हम देखेंगे कि चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल में नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।